नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया था उन सबका सॉल्यूशन देने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों को आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके जो पीछे का लेसन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मैंने उसको पढ़ा दिया है, उसको जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए मानव नेत्र, तो सबसे पहले जो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है उस लेसन के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मानव नेत्र का सबसे पहले आपको सचित्र वर्णन पूछा जाता है, तो इसका चित्र सहित आप वर्णन याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो ये मानव नेत्र का फिगर है। तो ये जो मानव नेत्र में उभरा हुआ भाग दिखा है, तो उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो कार्निया किसे कहते हैं, तो नेत्र का उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और इसी भाग से प्रकाश क्या होता है, आंखों में अंदर जाता है, अर्थात नेत्र में अंदर जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पुतली लिखा है, तो आंख में जो काला सा भाग दिखता है और उस काले से भाग के अंदर भी एक छोटा सा काला भाग दिखता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम पुतली। और पुतली का कार्य क्या होता है, यह अंधेरे में बड़ी हो जाती है जिस कारण हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, और प्रकाश में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। याद रखना, तो ये सब कार्य मैं लिखा भी हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल भी जाएगा, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। तो पुतली का कार्य क्या होता है कि आपको रात के समय अंधेरे में यह बड़ी हो जाती है और प्रकाश की उपस्थिति में यह छोटी हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस का कार्य क्या होता है कि आने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, रेटिना पर मोड़ते हैं इनको, ठीक। परितारिका, इसी को हम कहते हैं आइरिस। और आइरिस का कार्य हमारे आंखों में क्या है, तो आइरिस का रंग जैसा होता है वैसा ही हमारी आंखें दिखती हैं। यदि आइरिस का रंग काला है तो हमारी आंखें काली रंग की दिखाई देती है, यदि आइरिस का रंग भूरा है तो भूरे रंग की दिखाई देती है, यदि आइरिस का रंग नीला है तो नीले रंग की हमें भी आंख दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट जलीय द्रव, तो जलीय द्रव की परिभाषा आप क्या लिखोगे, जलीय द्रव क्या है, तो देखिए कार्निया है और यह नेत्र लेंस है। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय द्रव। याद रखिएगा, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच उपस्थित द्रव को जलीय द्रव कहते हैं, और नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच ये जो द्रव भरा होता है इसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे काचाभ द्रव किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम काचाभ द्रव कहते हैं, और कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, ठीक। आगे देखिए पश्चिमाभी पेशियां, देखिए यह पश्चिमाभी पेशियां है जो नेत्र लेंस से लगी हुई है। तो पश्चिमाभी पेशियों का कार्य क्या होता है कि यह आप नेत्र लेंस को सिकोड़ने का कार्य करती है और फैलाने का कार्य करती है। यदि दूर की वस्तुओं को देखना है तो आंखों को ऐसे फैलाना पड़ता है, ठीक है, और पास की वस्तु को देखना है तो आंखों को क्या करना है, सिकोड़ना पड़ता है। तो नेत्र लेंस को बढ़ाना और घटाना, ठीक है, उसको फैलाना और सिकोड़ना, ये कार्य किसका होता है, पश्चिमाभी पेशियों का, ठीक है। और ये जो वृद्ध अवस्था में क्या होती है, ये कमजोर हो जाती है जिस कारण हमें दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो मैंने आपको इधर वाले पार्ट का नाम बता दिया, इसका कार्य बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये प्रतिबिंब बनता कहाँ हमारी आंखों पर, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर कहाँ बनता है, ठीक है। तो याद रखना यह दृष्टि पटल पर बनता है। दृष्टि पटल को इंग्लिश में कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो वहां पे दृष्टि पटल वर्ड दिया था और लड़के क्या पढ़कर गए थे वहां पर, रेटिना, तो रेटिना ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। इसलिए जिसका आपको हिंदी पता है, अगर इंग्लिश में छपा हुआ है, देखो यहाँ पर रेटिना क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहता है, तो दोनों को देख लिया करिए, जिसकी हिंदी ना समझ में आए उसकी इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। तो दृष्टि पटल को इंग्लिश में क्या लिखा था, रेटिना। तो जिन लड़कों ने रेटिना देखा तुरंत ऑप्शन में क्लिक कर लिया, और जिनको ये नहीं पता था कि इसे रेटिना कहते हैं तो उन्होंने अल्ले पे टाड़ मारा, जिसका गलत हो गया, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा कि हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यह प्रतिबिंब हमारी आंखों पर रेटिना पर बनता है, तो कैसे पता चलता है कि यह किस चीज का प्रतिबिंब है, ठीक है। जैसे हमने बकरी को देखा, तो बकरी को देखकर कैसे बताएंगे कि ये बकरी है, तो यह हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका आंखों से यह सीधे मस्तिष्क को जाती है, ठीक है। जितना भी ये कहाँ जाएगा, ये मस्तिष्क को, और मस्तिष्क ही जो हमारा माइंड होता है, दिमाग होता है, वही हमें क्या करता है, इसे कन्वर्ट करके बताता है कि वस्तु बकरी है,
ठीक, गाय है कि भैंस है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना बनता है। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि यह प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है, यह प्रतिबिंब रियल होता है, वास्तविक होता है, परंतु कैसा होता है, उल्टा होता है, इस बात को याद रखना। जैसे मेरा जो दाहिना हाथ है आपको बायां हाथ समझ में आएगा, और जो मेरा बायां हाथ है आपको दाहिना हाथ समझ में आता है, तो यह प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। जो हमारी दाई आंख है वो आपको आपकी वह बाई आंख है, जो मेरी बाई आंख है वो आपकी दाई आंख है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है इनको, जितना मैंने आपको बताया है, ठीक। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि नेत्र के उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं, और जो हमारे आंखों में काला भाग होता है उसके अंदर जो भाग होता है वो क्या होता है, पुतली होता है। इसे आंखों का दरवाजा भी कह सकते हैं, क्योंकि दरवाजा बंद करते हैं तो क्या होता है, जैसे दरवाजा बंद कर आंखों को बंद करते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देगी, तो पुतली जैसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि पुतली जैसे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। दरवाजा बंद कर दो तो अंधेरा हो जाता है, और दरवाजा खोल दो तो प्रकाश हो जाता है। तो उसी तरह जैसे पुतली बड़ी हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप पुतली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। तो यही लिखना आप, पुतली का कार्य क्या होता है कि अंधेरे में बड़ी हो जाती है और प्रकाश में सिकुड़ जाती है अर्थात छोटी हो जाती है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। और इसी भाग से याद रखना, पुतली से ही अंदर क्या होता है, प्रकाश जाता है, आवश्यकता अनुसार जितना हमें प्रकाश चाहिए उतना अंदर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट परितारिका, परितारिका को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आइरिस, और आइरिस के कलर पे ही डिपेंड करता है आंखों का रंग। पश्चिमाभी पेशियों का कार्य क्या होता है, नेत्र लेंस को घटाना और बढ़ाना, ये पश्चिमाभी पेशियां, या इसी को सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। और दृष्टि पटल पे अर्थात जिसे रेटिना कहते हैं, यही पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखा है, जितना भी है इसका सचित्र वर्णन इस तरह आपको लिख देना रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे आप, ठीक है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देख लो मैंने लिखा है यहाँ पर, जलीय द्रव, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच उपस्थित द्रव को क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। कांचाभ द्रव, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच उपस्थित द्रव को कांचाभ द्रव कहते हैं, ठीक। और पश्चिमाभी पेशियां, तो नेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार सिकुड़ना और फैलाना, इसी का काम होता है, ठीक है। तो पश्चिमाभी पेशियों का कार्य क्या है कि नेत्र लेंस को सिकुड़ना अर्थात घटाना और बढ़ाना। रेटिना का कार्य क्या है, देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, तो रेटिना कार्य क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। नेक्स्ट पुतली, पुतली का कार्य क्या होता है, देखिए, ये अंधेरे में बड़ी हो जाती है तथा प्रकाश की उपस्थिति में यह छोटी हो जाती है, इसी कारण हमें अंधेरे में वस्तु नहीं दिखाई देती है, प्रकाश में हमें वस्तु दिखाई देती है। कार्निया नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है, इसी भाग से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। जो प्रकाश होता है तो हमारी आंखों में किस भाग से प्रवेश करता है, तो कार्निया से। और परितारिका, परितारिका का कार्य क्या है कि आंखों का रंग इसी के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो परितारिका का जो रंग होता है, आइरिस का जो रंग होता है, उसी पर हमारी आंखों का रंग डिपेंड करता है। तो इतना ये मानव नेत्र के बारे में आपको लिखना रहेगा। इसके आगे मैं आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इस और जरा दृष्टि दोष, इससे होने वाले जितने भी रोग है उसमें आपको समझाता हूँ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मानव नेत्र में होने वाले रोगों को भी देख लेते हैं कि मानव नेत्र में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो रोग है उसका नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष की पहले परिभाषा सीखिए आप, किसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो देखो निकट का अर्थ होता है नजदीक की, दृष्टि का अर्थ होता है दिखाई देना, तो दिखाई दे, ठीक है। तो नजदीक की वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। याद रखिएगा, निकट मतलब नजदीक की, दृष्टि मतलब दिखाई देती है। तो नजदीक की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसी तरह यदि आपसे दूर दृष्टि दोष की परिभाषा पूछा जाए, दूर दृष्टि दोष, तो दूर मतलब दूर की, दृष्टि मतलब दिखाई दे, ठीक है। तो कहां की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, तो कहां की नहीं दिखाई दे रही है, तो नजदीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। इस बात को याद रखना।
दूर मतलब दूर की, दृष्टि मतलब दिखाई देती है। तो दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया निकट मतलब नजदीक की, दृष्टि मतलब दिखाई देती है। तो नजदीक की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो कहाँ की वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही होगी? दूर की वस्तु। तो यह रोग किसके कारण हुआ? तो दूर की वस्तु न दिखाई देने के कारण। याद रखिएगा, जो आपसे दृष्टि दोष पूछा रहेगा वह आपको दिखाई देता है, जो नहीं दिया उसमें वह नहीं दिखाई देता है। निकट मतलब नजदीक की, दृष्टि मतलब दिखाई देता है। ठीक, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वही इसका मतलब है। ठीक, देखो मैंने ये लिखा भी यहाँ पर कि इस प्रकार के दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो यह रोग कब हुआ, क्यों हुआ? तो यह दूर की वस्तु न दिखाई देने के कारण हमें यह रोग हुआ आंखों में। ठीक है, तो नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। अब यह हमारी आंखों में रोग हुआ क्यों, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण देखिए क्या है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना। देखिए यहाँ पे इसका जो व्यास है यह गोला है, जो गोले का व्यास ये बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, कि जो प्रतिबिंब रेटिना बन रहा था वो रेटिना से पहले बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या हो रही है? घट जा रही है। ठीक है, यही है लिखा हमने, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। देखने में भी लग रहा है, देखिए निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र है, इसकी फोकस दूरी प्रतिबिंब पर था, रेटिना पर था, लेकिन यह रेटिना से कहाँ बन रहा है? पहले बन रहा है। इसलिए कह रहे हैं हम कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना या कम हो जाना। ठीक, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाना। देखो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन यह रेटिना से कहाँ बन रहा है? पहले बन जा रहा है। तो इसके दो कम से कम कारण को आप याद रखिएगा कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। ठीक है, ये दो कम से कम आपको याद रहेगा तो आराम से नंबर पा जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसके कारण का पहले तो देख लीजिए। सामान्य नेत्र, हमारा नेत्र कैसा दिखता है? सामान्य नेत्र इस तरह होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ठीक है, अब यदि हमारी आंखों में दोष होगा या निकट दृष्टि दोष, तो आंख कैसे दिखेगी? तो इस तरह कि प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ना बनके रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, यह निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र है। यदि आपकी आंखों में दोष होगा तो इस तरह आपका नेत्र दिखेगा। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इसका निवारण क्या है? ठीक है, मैंने तो आपको कारण बता दिया, अब इसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको ट्रिक बताया था मैंने आपको, NADU। एन का मतलब निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। डी का मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एन क्या है? निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, जो जिस व्यक्ति को यह दोष हुआ है उसके चश्मे में, ठीक है, कौन सा लेंस लगाना है? अवतल लेंस लगाना है। तो देखो किस तरह यहाँ पे लिखा है, लेंस हमेशा आंख के सामने रहेगा। ठीक है, आंखों में नहीं लगाना। तो अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस क्या है यहाँ पर? ये जैसे मान लीजिए चश्मा ही है, चश्मे में अवतल लेंस फिट है। तो अवतल लेंस से जब से वस्तु को हम यहाँ से गुजारते हैं प्रकाश की किरणों को, यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये इस अवतल लेंस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन किरणों को फैलाने की जरूरत है। ये किरणें फैलते हुए जाकर यहाँ पे मिल जाएंगी, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है, और फैलाकर कहाँ लेकर आ जाएगा? रेटिना पर लेकर जाएगा। इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको फैलाने की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये किरणों को फैला देगा, और फैलाने के बाद अब ये क्या करेगा? जो नेत्र लेंस है इन किरणों को रेटिना पर मोड़ देगा, जिस कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगेगा। यही कहेंगे हम निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो यह क्वेश्चन था आपका निकट दृष्टि दोष, इसका कारण और निवारण मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपको दूर दृष्टि दोष का भी कारण निवारण बता देता हूँ आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेत्र लेंस के दूसरे दोष को भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष, इसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। यदि आप निकट दृष्टि दोष को याद कर लेते हैं तो दूर दृष्टि दोष अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखिए पहले तो इसका परिभाषा सीखिए आप, दूर दृष्टि दोष। ठीक है,
तो दूरदृष्टि दोष की परिभाषा क्या है? दूर मतलब दूर की, दृष्टि मतलब दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इस बात को याद रखना, जो दोष दिया रहता है वह वस्तु हमें दिखाई देती है, जो नहीं दिया है वह नहीं दिखाई देती है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। देखिए मैंने यही लिखा है, इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यह रोग हुआ क्यों हमारी आंखों में, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है, पहला नेत्र गोलक का व्यास का घट जाना, और निकट दृष्टि दोष में क्या बताया मैंने आपको कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, इस बात को रखना, निकट दृष्टि दोष का सब अपोजिट लिख दीजिए आप, नेत्र गोलक का व्यास का घट जाना। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, और वहां पर क्या था? घट जाना। प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता था उसमें, और इसमें दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। तो ये लिखा हमने, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसका किरण आरेख देखिए। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष का यह सामान्य नेत्र है जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ है, तो यह सामान्य नेत्र हो गया। अब इसमें दूरदृष्टि दोष से युक्त नेत्र है, हमारे आंखों में यह दोष हो गया है, तो नेत्र कैसा दिखेगा? यहाँ पर नजदीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही, इसलिए यहाँ से प्रकाश किरण को खींचा गया है। तो निकट इसके सामने वस्तु स्थित है, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। देखिए फिगर में स्पष्ट दिख रहा है आपको कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। तो निकट जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। अब इन किरणों को क्या करना है? मोड़ना है। अब मोड़ कर कहाँ लेकर आना है? रेटिना पर लेकर आना है। जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसको मोड़कर कहाँ लेकर आना है? रेटिना पर। तो वह कौन सा लेंस है जो किरणों को एकत्रित करता है, मोड़ता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं हम अभिसारी लेंस। जो उत्तल लेंस है इसका नाम क्या होता है? अभिसारी लेंस, क्योंकि यह किरणों को मोड़ने का कार्य करता है। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, यह किरणों को फैलाने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर इसके निवारण के लिए हमने कौन सा लेंस लगाया? उत्तल लेंस। यह किरणों को क्या करेगा? मोड़ देगा, और मोड़ते हुए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना को बना देगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? निकट दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाना होगा? आपको उत्तल लेंस लगाना होगा। तो इसका निवारण है, निवारण के लिए आप याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो जरा दृष्टि दोष है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसका परिभाषा क्या, उसका कारण क्या है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब जरा दृष्टि दोष को भी देख लीजिए। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? जो पश्चिमाभी पेशियां होती है, जो सिलेरी पेशियां होती है, जो नेत्र लेंस को घटाती है और बढ़ाती है, वो क्या होती है? सिकुड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। और याद रखिएगा यह रोग बुढ़ापे में होता है, वृद्ध अवस्था में होता है। ठीक है, और इसका निवारण क्या है? तो इसके लिए द्विफोकसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी उत्तल लेंस का मतलब इसमें डबल चश्मा लगाते हैं। जैसे आपने वो फिल्म देखा होगा बाबू भैया वाला, ठीक है, उसमें जो लगाए रहते हैं ना, वही। तो द्विफोकसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसमें न तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, न ही पास की। ठीक है, अब इसके बाद एक और भी है, उसको मैं बता देता हूँ, जिसमें वर्णांधता, जिसको आप कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें व्यक्ति को न तो हरे रंग का ज्ञान होता है, न ही लाल रंग का ज्ञान होता है। मतलब वह हरे और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। और यह रोग याद रखना, यह जन्मजात रोग होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि जो वर्णांधता रोग होता है यह जन्मजात होता है। ठीक है, और अनुवंशिकी लक्षण के कारण होता है। तो ये इसमें हरे रंग और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। किस रोग में? वर्णांधता में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है मोतियाबिंद, जिसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी किताब से। अब हम चलेंगे इसके आगे वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था उन क्वेश्चनों की तरफ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वर्णांधता। वर्णांधता में आपको हरिलाल नहीं दिखाई देंगे, हरिलाल, हरिलाल नहीं दिखाई देते हैं। तो हरिलाल का मतलब हरा रंग और लाल रंग, ये आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, अर्थात इसमें आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार घटाने और बढ़ाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता कहते हैं। घटाने और बढ़ाने को ही हमने यहाँ पे लिखा है परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, यदि दूर की वस्तु को देखना है तो आंखों को ऐसे फैलाना पड़ता है, पास की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो आंखों को सिकुड़ना पड़ता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम, नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता कहते हैं। तो मैंने यही लिखा है, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नेत्र लेंस की संबंधन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, वर्ण विक्षेपण। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उन सबका सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या लिखोगे कि श्वेत प्रकाश का, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है या प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना या अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये 7 रंग कौन कौन से हैं, इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे। इसका ये ट्रिक है विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, जिसको आप सीक्वेंशियल याद कर सकते हैं। और इसको लिखना कहाँ से होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना आपको। तो इसलिए VIBGYOR, विबग्योर। क्या रखना आपको, विबग्योर। V का फुल फॉर्म होता है वायलेट, I का इंडिगो, B का ब्लू, G का ग्रीन, Y का येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं बैगनी, आसमानी, हरा, नारंगी, नीला, ठीक, पीला और लाल। इसको आप याद रखेंगे। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके क्रम को याद करने के लिए विबग्योर। ठीक है, क्या लिखना आपको, विबग्योर। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाना या अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इस फिगर को आपको बनाना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि किस रंग का प्रकाश, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो क्या लिखेंगे आप, लाल रंग का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, इसका जवाब बैगनी। नेक्स्ट है प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है, किस रंग में प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी। ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना। नेक्स्ट सबसे कम किस में होता है, प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है, तो क्या लिखेंगे आप, लाल रंग में। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी पहले आप परिभाषा सीखिए। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, I बराबर Q/T। Q आवेश को प्रदर्शित किया गया है, T से समय को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यदि T का मान 1 सेकेंड रखते हैं आप, यहाँ पे T का मान 1 रखेंगे तो I किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो यही परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ पर, 1 सेकेंड में या एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक देखिए, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसे ही हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है या कूलाम प्रति सेकेंड है। और ये फार्मूला याद रखेंगे, I बराबर Q/T। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो
एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसका टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसकी परिभाषा क्या है कि विद्युत प्रतिरोध वह कारक है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध वह कारक है या वह कारक है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे या रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, या सीधे सीधे आप कह सकते हो धारा के मार्ग में जो रुकावट का कार्य करता है या अवरोध उत्पन्न करता है, उस कारक को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो विद्युत प्रतिरोध वह बाह्य कारक है या वह कारक है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, तो देखिए प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती यल। यल क्या है, चालक की लंबाई है। ठीक है, चालक तार की लंबाई। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह विद्युत प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। और यह पदार्थ की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप मिला दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर तो मिला दीजिए, तो R समानुपाती यल बाई क्या हो जाएगा, A। इस समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो वह नियतांक क्या होता है, देखिए R बराबर, इसको कहते हैं रो L बाई A, जहां ठीक है, इस साइन का नाम याद रखेंगे, साइन का नाम है रो, इंग्लिश में RHO कहा जाता है, रो। और रो को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और इंग्लिश में इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको, इसका साइन का नाम क्या है, रो। ठीक है, और रो किसको प्रदर्शित कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को, जो एक समानुपाती क्या है, नियतांक है। तो R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। और इसी विशिष्ट प्रतिरोध की आपसे परिभाषा भी पूछी जाती है कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और ओम का साइन इस तरह होता है, आप याद रखेंगे, जैसे ओमेगा कहते हैं। इस साइन का नाम क्या है, ओमेगा, लेकिन इसका पढ़ते हैं कैसे, ओम पढ़ते हैं। इसका इस साइन किसका है, ओम का है, याद रखेंगे आप। तो विद्युत प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो विद्युत प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 समीकरण 2 को हमने मिला दिया, R समानुपाती यल बाई A हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाने के लिए एक नियतांक का हमने गुणा किया, समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का गुणा किया, वह नियतांक का लिया हमने रो, जहां रो क्या है, समानुपाती नियतांक है, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सिखाता हूं कि रो की परिभाषा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और इसका मात्रक क्या होता है उसको मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, तो R बराबर अभी प्रयोग किया आपने, रो L बाई A। A को इधर पक्षांतर करिए, तो R A बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L। अब L को भी इधर पक्षांतर करिए, तो इधर गुणा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो R A बटा के क्या होगा, L बराबर रो के, या रो बराबर क्या लिखेंगे आप, R A बटा के L के। ठीक है, या इसके बराबर इसको लिख दो, चाहे इसके बराबर इसको लिख दीजिए। तो रो बराबर R A बटे L। अब ये R क्या होगा, एक नियतांक की तरह कार्य करेगा। तो रो किसके समानुपाती होगा, क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएगा, और रो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1/L। ठीक है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस तरह ये प्राप्त होगा, R समानुपाती A/L।
अब इसको हटाने के लिए आप एक नियतांक का गुणा करेंगे, वो नियतांक क्या लेंगे आर ए बाई, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या बनकर आएगी, तो देखना विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसकी लंबाई के, तो चालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर, ऐसे लिख देता हूं, रो का मात्रक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक अब गुणे ए का मात्रक, ए क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक अब बटे यल का मात्रक, यल क्या है लंबाई, तो आर का मात्रक क्या होता है ओम, यहाँ पे लिखेंगे आप ओम। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक तो मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा ओम मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका ओम का नियम, जिसको इंग्लिश में ओम्स लॉ कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो परिभाषा क्या है इसकी, देखिए ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप इतनी भी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि इसकी डिटेल परिभाषा लिखना है तो आप इस तरह लिखिएगा, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाते आई। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक का गुणा करते हैं, वह नियतांक हम क्या लेते हैं आर। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं भी बराबर आई आर। इस तरह आप अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक गुणा करते हैं, वह नियतांक क्या होता है आर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं भी बराबर आई आर, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जहां आर क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसकी परिभाषा मैंने आपको पीछे बताया कि जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब इसके लिए आप याद रखेंगे इसका भी आई ग्राफ पूछा जाता है कि ओम के नियम का भी आई ग्राफ का सत्यापन कीजिए। तो भी आई ग्राफ याद रखना, इसमें जो भी आई ग्राफ प्राप्त होता है एक ऐसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ओम के नियम का जो भी आई ग्राफ होता है विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ आता है वो कैसा होता है, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, अति परवलयाकार और सरल रेखा। तो याद रखना आप ट्रिक किसको करेंगे सरल रेखा को, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन है कक्षा 10 में। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। तो ओम का नियम क्या है, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। ये चालक हो गया, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इसके सिरों के मध्य मैंने क्या विभवांतर लगाया भी, तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या है अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे इसके चलते हैं कि इसके आगे जो टॉपिक है उसको बताता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था, एक वाट की आपको परिभाषा लिखनी थी। देखिए एक वाट की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो पहले जान लीजिए वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। P बराबर होता है W/T। ठीक है, तो P का मात्रक मतलब शक्ति का मात्रक, P का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, तो एक वाट बराबर क्या होगा, तो 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में यदि किसी चालक में 1 जूल कार्य हो तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं 1 वाट का। एकांक समय में या एक सेकेंड में, जो भी लिख सकते हैं आप, 1 सेकेंड में या एकांक समय में किसी चालक में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। 1 वाट कहलाती है। तो यह 1 वाट की आप परिभाषा याद रखेंगे कि यदि किसी एकांक समय में किसी चालक में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति क्या होती है, 1 वाट कहलाती है। P बराबर W/T। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है, तो यह डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। इसके आगे जो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक था कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, इसको कैसे हम निकालेंगे। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो 1 किलोवाट में कितना वाट, तो 1000 वाट होता है। याद रखेंगे 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। जैसे 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, उसी तरह 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुणे 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 36 गुणे 3 शून्य यहाँ से 2 शून्य यहाँ पर, देखो 3 शून्य यहाँ से 2 शून्य यहाँ से, 10 घाते कितना हो जाएगा 5 वाट सेकेंड। ठीक, और 0.1 अंक में बढ़ा देंगे आप तो 3.6 गुणे 10 के पावर कितना घात निकलेगा, 1 घात निकलेगा। जब दाहिनी तरफ से बाईं तरफ दशमलव बढ़ाते हैं तो 10 के पावर धनात्मक। ठीक है, अगर बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हैं तो 10 के पावर ऋणात्मक घात निकलती है। तो यहाँ पे 10 के पावर कितना घात, 1 घात। अब गुणे 10 घाते 5 वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक, तो 3.6 गुणे 10 घाते 5 ये 1 ये 10 घाते 6 जूल हो जाएगा। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा, जिसको लिख सकते हैं KWH किलो वाट घंटा, KWH भी कहते हैं। तो किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलता हूँ। ठीक है, इसको भी लिख लो। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था प्रतिरोधों का संयोजन था। प्रतिरोधों के संयोजन में पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद समांतर क्रम संयोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये 7 नंबर में पूछने के चांसेस है इसके। ठीक है, देखिए आइए सीखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो ये पहला प्रतिरोध हो गया, पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रतिरोध बनाइए, यह है दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो जाएगा, ये दूसरा सिरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक है, तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो जाएगा और ये दूसरा सिरा हो जाएगा।
ठीक है, इसको R1 से प्रदर्शित कर दीजिए, इसको R2 से और इसको R3 से। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। परिभाषा क्या लिखेंगे? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ये दूसरे प्रतिरोध के किस सिरे से जोड़ रहे हैं? पहले सिरे से। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको कुंजी कहते हैं, बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। चाहे आप बैटरी की जगह सेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये मैं लिखता हूं इसके बारे में। और इसके बीच जो विभवांतर होगा अलग अलग होगा। विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V3 होगा। और इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा I इस तरह, और इसमें एक ही रास्ता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा होगी वह कौन सी होगी? I ही होगी। ठीक है, अब सुनो मैं लिखता हूं इसको। पहले प्रतिरोध का, या ऐसे लिखना पहले, इस प्रकार के, यहां लिखता हूं, इस प्रकार के संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तत्पश्चात पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के, अंतिम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 3 से और भी अधिक जुड़ सकता है, तो अंतिम प्रतिरोध जो रहेगा, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी या सेल, जो भी लिख सकते हो, बैटरी या सेल भी लगा सकते हैं आप, तथा बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात इसके बाद क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है, की मतलब कुंजी और इसका मतलब बैटरी, सेल भी लगा सकते हैं, जो लगाएंगे वो लिखेंगे आप। तो इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे ओम का नियम। तो ओम के नियम से आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। तो देखिए V1 बराबर, तो मेन फार्मूला क्या होता है? V बराबर IR। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? A। अब देखो पहले प्रतिरोध में विभवांतर क्या है? V1 बराबर, सब में धारा एक समान है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है, इस बात को याद रखेंगे, सब में एक समान धारा बहेगी। तो I और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1, तो IR1 समीकरण नंबर 2। इसी तरह V2 बराबर क्या होगा? इसमें भी धारा क्या है? IR2 समीकरण नंबर 3 तथा V3 बराबर IR3 समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो तुल्य विभवांतर क्या होगा? इसका तुल्य
विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और भी जुड़ेगा तो आगे V4 V5 आगे करते जाएंगे। तो V बराबर देखिए क्या है यहाँ पर IR, तो रख दीजिए यहाँ पर IR बराबर V1 का मान IR1 और V2 का मान IR2 और V3 का मान देखिए यहाँ से IR3। तो IR बराबर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है I, तो I कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा तो R बराबर क्या आएगा, R बचा यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यही श्रेणी क्रम संयोजन का क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। तो इतना आपको प्रूव करना रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, ओम के नियम से V बराबर IR, ठीक है। इसका संगत प्रतिरोध क्या है R1 और I, तो V बराबर IR ही होता है ओम के नियम में, तो IR1 लिख दिया आपने, ठीक है। V2 बराबर देखो, V2 बराबर यहाँ पे जो प्रतिरोध इसमें जो धारा बह रही है वो कौन है IR2 और V3 बराबर क्या है IR3, V3 बराबर I, इसमें भी धारा कौन सी बह रही I और प्रतिरोध क्या है R3, तो IR3। तो इसको जोड़ दीजिए आप, तो इसका तुल्य विभवांतर निकल जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के स्थान पे आपने क्या रख दिया यहाँ से IR बराबर V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 देखो यहाँ से, और V3 का मान यहाँ से आप रख दीजिए IR3, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है I, तो I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 रख देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्रेणी क्रम संयोजन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब चलेंगे हम इसके समांतर क्रम संयोजन की तरफ, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है इसको भी सीख लेते हैं। देखिए पहले से आप फिगर बनाना सीख लिया, तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ना आपको, ठीक है। तो ए हो गया और ये बी मान लिया इसको, ठीक। इसको R1 का लीजिए, इसको R2, इसको R3। तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तत्पश्चात पहले सिरे और दूसरे सिरे को बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेल तथा कुंजी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे सेल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया कुंजी, ये हो गया बैटरी, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इस बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा का नाम I धारा प्रवाहित होगी। जैसे यहाँ पर आएगा धारा, यहाँ पे इसके तीन रास्ते मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना तीन रास्ते जब मिलेंगे तो तीनों में धारा जाएगी, लेकिन धारा का नाम बदल जाएगा, I का नाम बदलेगा और इसके संगत प्रतिरोध के अनुसार इसका नाम रखेंगे। तो जो धारा R1 में जाएगा उसे आप I1 नाम देना, जो धारा R2 में जाएगा इसे I2 नाम देना, और जो धारा I3 में जाएगा इसे R3 में जाएगा उसे I3 नाम देना। अब यहाँ पर I1 धारा आएगी, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, और I1 I2 यहाँ पर आके जुड़ जाएगी, अब पुनः क्या बन जाएगी I धारा, ठीक है। और इसमें पुनः धारा कौन सी बहने लगेगी I धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, जब इस बैटरी से धारा बहेगी तो यहाँ पर जैसे धारा आएगी I, इस पे इसके तीन रास्ते नजर आएंगे, तो ये तीनों में धारा बच जाएगी। कैसे, R1 में जो धारा जाएगी उसे आप I1 नाम देना, इसके संगत प्रतिरोध के अनुसार इसका नाम देना। तो R1 में धारा I1, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 नाम देना, ठीक है। और ये प्रतिरोध से जब धारा गुजरेगी यहाँ पर, इसमें I1 धारा आ रही है, इससे I2 धारा आ रही है और इससे I3 धारा आ रही है, और इस सिरे पर जुड़कर पुनः कौन सी धारा बन जाएगी I धारा बन जाएगी। इसका तुल्य जो धारा होगा वो I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और याद रखेंगे इसमें जो विभवांतर होगा तीनों का एक समान होगा, ठीक है। इस सिरे का जो विभवांतर होगा वह एक समान होगा, ठीक। तो लिखेंगे हम इसको कैसे, तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहले लिखना इस प्रकार के संयोजन में, कैसे संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं,
तत्पश्चात पहले तथा दूसरे सिरे को बैटरी तथा कुंजी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ता है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इसमें क्या अलग अलग होता है? तो धारा का मान अलग अलग होता है, इसलिए हम इसमें तुल्य धारा निकालते हैं। उसमें विभवांतर अलग अलग होता है, इसलिए हम वहां पे विभवांतर का मान निकालते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम लगा दीजिए आप। तो ओम के नियम से अब इसका व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। मेन फार्मूला ये होता है। ठीक है, V बराबर IR, इसको आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? R को इधर पछानता करेंगे तो V बटे R बराबर किसके हो जाएगा? I के। ठीक है, तो I का मान या करके लिख सकता हूँ मैं। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? 1। इसी प्रकार आप सबको रख दीजिए, इसी प्रकार। ठीक है, धारा सब में अलग अलग। देखिए I1 का मान क्या होगा? यहाँ पर सब में विभवांतर सेम है, तो V बटे R। इसमें प्रतिरोध क्या है? R1। समीकरण नंबर 2। I2 का मान V बटे जहां R1 वहां पे क्या रख दीजिए? R2। देखिए इसमें जो धारा है वो कौन है? I2 है, और प्रतिरोध कौन है? R2 है। समीकरण नंबर 3 आगे लिखेंगे, I3 बराबर V बटे R3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रतिरोध R3 है और धारा कौन है? I3 है। ठीक है, और इसके बीच जो विभवांतर वो एक समान है। तुल्य धारा। ठीक है, अब इसमें तुल्य धारा निकालेंगे कि A से B के बीच जो टोटल धारा है वो कितना है। तो टोटल धारा क्या है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान देखिए यहाँ पे आपने निकाला है V बटे R। तो I के स्थान पे आप रख दीजिए V बटे R। I1 का मान देखो यहाँ पे, I1 का मान क्या है? V बटे R1। ठीक, प्लस I2 का मान देख लो यहाँ से V बटे R2, और I3 का मान यहाँ से देख लीजिए V बटे R3। तो V बटे R बराबर, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? V। तो V को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 बटा के R1, 1 बटा के R2, 1 बटा के R3। V से भी कट जाएगा, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। यह श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो सब आपको समझ में आ गए। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।